Hello everyone, I am Muhammad Salim and today I will discuss the current affairs that are up to today, that is 26th of April 2020. सो पहले हम कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ डिटेल में कुछ 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो करंट अफेयर्स के पढ़ेंगे। पहला ये है कि मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड, फर्स्ट स्टेट टू हेयर थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स, ऐसी कौन सी स्टेट है जो वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनेगी अब, वो है यूपी। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ह्यूमन ट्रायल्स कोरोना वायरस वैक्सीन के शुरू कर दिए, ये यूनाइटेड किंगडम ने करें। वोडाफोन आइडिया ने अभी एक रिचार्ज साथी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा, ये किसके साथ मिलकर करा है, पेटीएम के साथ। अभी जो है एक पर्सनालिटी थी ग्रेम वाटसन जिसकी डेथ हुई है, ये किस चीज़ के लिए फेमस था, ये था एक फेमस क्रिकेटर था। उसके बाद अभी एक ऐप लॉन्च हुई है जो कि विलेजेस में ड्रोन के थ्रू प्रॉपर्टी मॉनिटर करेगी और इस ऐप का नाम है स्वामिता। उसके बाद ये है कि हु हैज़ लॉन्च्ड ई ऑफिस ऐप फॉर हैंडलिंग फाइल्स, मतलब कि किस यूनिट ने ये, किस एंटिटी ने ये ई ऑफिस ऐप शुरू करा है फाइल्स देखने के लिए, ये है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करा है फूड आइटम्स की होम डिलीवरी के लिए, यह है झारखंड ने। उसके बाद देखो जी, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो है ये किसने लॉन्च करा है, ये करा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो हैं रिसेंटली लॉन्च करी हैं, किसने करी हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट ने करी हैं। उसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक अभी हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल, कोविड-19 से डील करने के लिए, किसने ये बनाया है, ये बनाया है नासा ने, वाइटल नाम का हाई प्रेशर वेंटिलेटर। और किसने ये 5 स्टेप्स कोरोना फ्री लाइफ कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च करी है, ये करी है टाटा ट्रस्ट ने। उसके बाद वो कौन सी कंट्री है जिसने उन लोगों के हाथों पर इलेक्ट्रिक रिस्ट बैंड जो है वो बांधी जाएगी जो कि होम क्वारंटाइन रूल्स की वायलेशन करते हैं, तो ये साउथ कोरिया ने। और उसके बाद ये है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी एडिशनल बैन जो है और लगा दिया है FDI पे, ये है इंडिया। तो अब कुछ टॉपिक डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वाले। ये है कि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं, बैंकिंग सर्विसेज मेड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टिल अक्टूबर 21 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बैंकिंग सर्विसेज थे उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बना दिए गए हैं। और ये ऑर्डर जो है ये किस कानून के तहत निकाला, ये एक एक्ट था 1947 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसके तहत बैंकिंग सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कर दिया गया है। ये इसलिए करा गया है ताकि जो बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक वगैरह ना कर सकें। ये ऑर्डर जो है लेबर मिनिस्ट्री ने पास करा है। और अगर हम एक्ट देखें जिसके तहत ये ऑर्डर निकाला है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का, विच रेगुलेट इंडियन लेबर लॉज, जितने भी लेबर्स लॉ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का ये है कि हार्मनी और पीस जो है वर्क कल्चर में, जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उसके वर्क कल्चर में पीस और हार्मनी मेंटेन रखा जाए। ये एक्ट जो है सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही लागू होता है। और ये ऑर्डर जो निकाला है इस एक्ट के तहत, ये कैसे निकाला है, डायरेक्टली किसी ने निकाला या किस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंसल्ट हुआ, तो इसकी कहानी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये स्टार्ट करा और उसके बाद RBI के पास किया क्लैरिफिकेशन के लिए, तो फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये पास कर दिया। अब ये है कि ये ऑर्डर जो है पास क्यों करा,
बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये, एक तो यह है कि मेन रीज़न इसका ये है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिसीजंस थे जो कि बैंक यूनियंस एग्री नहीं करती थी जिनसे, ठीक है ना। जैसे बैंक मर्जर करा था अभी कुछ अर्से पहले, और बैंक यूनियन ने प्रोटेस्ट बहुत करा कि बैंक यूनियन का ये मानना था कि जो ये मर्जर करी है इससे बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं क्लोज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से मतलब कि एग्री नहीं थे, प्रोटेस्ट करे, ऐसी प्रोटेस्ट रोकने के लिए ये आर्डर निकाला है। अब देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं किसको। ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि विच ऑपरेट एज पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ठीक है ना, पब्लिक सर्विसेज मेन जो होती हैं उनमें ये आती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे इनमें आ गया टेलीफोन वाली, ये भी एक बेसिक चीज़ है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, नेचुरल गैस, पोस्टल सर्विसेज, वाटर, ये बहुत असेंशियल चीज़ें हैं। तो मतलब कि इनको बैंकिंग को इनमें डाला ताकि जो है वो प्रोटेस्ट ना करें और 24 जितने भी वर्किंग आवर्स हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज अवेलेबल रखें। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है, मतलब कि जो नया न्यूज़ में है वो है बॉल टेम्परिंग। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये इस बात की प्लानिंग कर रही है कि जो बॉल टेम्परिंग है इसको लीगलाइज कर दिया जाए। वो ये आईसीसी का ये मानना है कि आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो हैं अंपायर की प्रोविजंस में रहें ताकि जो क्रिकेट बॉल्स को पॉलिश वगैरह कर सकें, क्योंकि अगर सैलिवा वगैरह से करेंगे तो उससे कोविड-19 के स्प्रेड होने में बहुत आसानी हो सकती है। उसको रोकने के लिए, सैलिवा को रोकने के लिए आर्टिफिशियल कोई सब्सटेंस बॉल के ऊपर लगाया जा सकता है, तो इसको बॉल टेम्परिंग वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस ये पहले जो है क्रिकेट में बैन कर दिया था, लेकिन अब लगाना वो मतलब कि दोबारा ये अलो करना पड़ेगा। अगर हम देखें डेफिनेशन, अगर देखें तो बॉल टेम्परिंग इज़ एन एक्शन इन विच द प्लेयर ऑफ द फील्डिंग टीम इन क्रिकेट इलीगली अल्टर्स द कंडीशन ऑफ द बॉल की कंडीशंस को गैर कानूनी तौर पर चेंज कर देता है, ये होता है बॉल टेम्परिंग। तो ये इसलिए करा जाता है टू अचीव फेवरेबल बॉलिंग कंडीशंस अगेंस्ट द बैट्समैन, ठीक है ना। बैट्समैन के अगेंस्ट जो भी बॉलर को लगता है फेवरेबल कंडीशन वो अचीव कर जाए। अगर हाँ जो स्वेट है, पसीना या स्पिट, मतलब कि जो थूक वगैरह होता है, ये शायद पिट लिखा, स्पिट होगा, ठीक है। तो इससे मड वगैरह को बाल से रिमूव करा जाता है या बाल को पॉलिश करने के लिए करा जाता है, और ये बहुत कॉमन है और ये अलो भी है। तो लेकिन अब आर्टिफिशियल सब्सटेंस वगैरह लाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ वो ये है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको नफेद बोलते हैं, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेगी 6 लाख मेट्रिक टन्स दालें। किसको, कितने लोगों को करेगी? अराउंड 20 करोड़ हाउस होल्ड्स, तकरीबन 20 करोड़ घरों में पहुंचाएगी। किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये वर्क जो है 3 महीने के लिए ये नफेद करेगा, ठीक है। ये जो स्कीम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत हर घर को 1 किलो दाल मिलेगी। ये ऑपरेशन में ये इस तरीके से होता है कि सबसे पहले अनमिल्ड पल्सेस जो हैं गोडाउन से लिए जाते हैं, मतलब कि जो बेसिक सोर्स होता है उनको क्लीन करा जाता है साफ़, और उसके बाद स्टेट्स को प्रोवाइड करता है सेंटर। किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मतलब आगे स्टेट्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पीडीएस, जैसे राशन वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो नफेद जो है इस स्कीम के तहत ये 5.88 करोड़ 5.88 लाख टन से ज़्यादा जो है दालें ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद अगर हम देख लें, इसी टॉपिक में कवर होता है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नफ्सा। ये जो पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं ये इसी एक्ट नफ्सा के तहत करी जाती हैं। ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में पास करा था। इसका एम ये है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाएं सिटीजन्स को। और ये जो एक्ट है ये जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल हैं उन्हीं की तर्ज पर ये रखा गया, ठीक है ना।
और ये गोल नंबर 2 है वही यूनाइटेड नेशंस का, जिसके तहत कि 2030 तक भूख जो है हंगर ख़त्म करना है। उसके बाद न्यूज़ ये है कि 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है, ठीक है, डेलीगेट्स जैसे नेता वगैरह, ठीक है ना। ये इसलिए मनाया जाता है हाँ, और ये पहली बार है कि 25 अप्रैल 2020 को जो यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को मार्क कर लिया है कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स के तौर पर, डेलीगेट्स डे के तौर पर। ये क्योंकि 75वीं एनिवर्सरी है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी याददाश्त में इसको जो है ये डे चूज़ करा गया है। अब देखते हैं सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ये थी कौन से वाली। 25 अप्रैल 1945 को जो है 50 कंट्री से जो है डेलीगेट्स मिले थे इकट्ठे सैन फ्रांसिस्को में पहली बार, और इनका जो है एम ये था कि रूल्स जो भी वर्ल्ड वार 2 होगी उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज करे जाएं पीस वगैरह के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो है 850 डेलीगेट से ज़्यादा ने पार्टिसिपेट करा था इस कॉन्फ्रेंस में। दुनिया की 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा था इस कॉन्फ्रेंस में। और जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का, वो इसके 2 महीने बाद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के 2 महीने बाद जो है वो बनाया गया। 25 अप्रैल 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बनाया गया था, ठीक है। ये हुई थी 25 अप्रैल 1945 को, और जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है वो 25 जून 1945 को करा। अब यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक रिजोल्यूशन भी अडॉप्ट करा जिसका नंबर है 73/286 या 73/286 रेजोल्यूशन। इसके तहत जो है क्रूशल रोल्स जो है डेलीगेट्स ने प्ले करा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। डेलीगेट्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका मेन मोटिव ये है कि एक टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, उसके बाद टू प्रमोट इफ़ेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है ना। उसके बाद टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, इनकी सही तरीके से मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हर जगह लागू होने चाहिए, पूरे वर्ल्ड में पीस रहना चाहिए। तो यही है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का मेन मकसद। तो थैंक यू वेरी मच।